गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास के अंदर चैप्टर 6 को काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस के थ्रू और लाइव सेशंस के थ्रू कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है द ट्यूब्स दैट आर ब्लड वेसल्स। बेटा, ब्लड वेसल्स वो पाइप्स हैं बॉडी के अंदर जिनके थ्रू ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ये पाइप्स हैं तीन तरह की: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कैपिलरीज की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो बेटा, आर्टरीज क्या है पहले भी बताया गया है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. Veins carry blood towards the heart. These generally carry oxygenated blood. These generally carry deoxygenated blood. आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते, वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। अब वाल्व्स क्या हैं? वाल्व्स और स्फिंक्चर में भी डिफरेंस मैंने आपको क्लास में क्लियर किया था। ये ऐसे गेट हैं बेटा जो एक तरफ का फ्लो अलो करते हैं, यानी कि यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट को परमिट करते हैं। फिर आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो बेटा मोटी हैं और इलास्टिक हैं। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। वाई? ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए। वेन्स ये थिन वॉल है। तो बेटा, जो थिक इलास्टिक वॉल्स हैं आर्टरीज की, इसके पीछे क्या कारण है कि आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। यानी कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो बेटा वो इतनी ज़ोर से पंप करता है, इतने प्रेशर के साथ ब्लड को आगे की तरफ मूव करता है कि अगर थिन वॉल्ड आर्टरीज होंगी तो वो रप्चर कर जाएंगी, फट जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड लीक कर जाएगा और जो हमारा सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो फेल हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कि आर्टरीज के अंदर जो है, आर्टरीज जो हैं वो बॉडी में डीप इनसाइड एम्बेडेड होंगी, वेरएज जो वेन्स होंगी वो सरफेस के नज़दीक चलती हैं। देखो, हाथ में भी जो पर्पल कलर की हमें वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये जो वेन्स हैं, ये पर्पल कलर की जो आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है रिस्ट के अंदर, ये क्या है बेटा? ये वेन्स है और ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। कैपिलरीज का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आपकी। कैपिलरीज जो है फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स में आती है। ये 1 सेल थिक होती है, यानी कि इनकी वॉल जो है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है, एक सेल लेयर की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है हमारे ब्लड का और बहुत अहमियत रखता है बेटा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो बॉडी में ब्लड कोएगुलेशन में मदद करती है। ब्लड कोएगुलेशन क्या है? जब भी ब्लड वेसल में किसी भी वुंड या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कोई कट लगता है और ब्लड लीक कर रहा होता है, तो क्या होता है बेटा, वहाँ पे प्लेटलेट्स जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर आना रुक जाता है। ठीक है। अब प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 माइक्रोलीटर के अंदर 1,50,000 से 4,50,000 तक जा सकता है। और इसमें ये जो प्लेटलेट काउंट है ये तो नॉर्मल रेंज के लिए है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इसमें कि प्लेटलेट का काउंट घट जाता है और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अब बेटा, जो डेंगू होता है, डेंगू का बुखार होता है, मलेरिया बीमारी है जो, उसमें क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, लो चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में, बॉडी में कोई भी कट लगता है तो एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है और बॉडी जो है ब्लड कोएगुलेशन नहीं कर पाती है। ठीक है, इसीलिए प्लेटलेट्स इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता लगता है कि प्लेटलेट्स कम है या ज़्यादा है। तो बेटा, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBC। CBC की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। फाइन। इसमें जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में एनालाइज करके आपको बताया जाता है। अब विटामिन B12 जो है वो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर आप विटामिन B12 ठीक से नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर प्लेटलेट्स की ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। और विटामिन K जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट विटामिन है जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो उस रिगार्ड में।
ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा विटामिन के जो है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, सर्टेन एंजाइम्स को, जो कि कोएगुलेशन में हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जो कोएगुलेशन में प्लेटलेट्स की मदद करते हैं वो हैं थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन। थ्रोम्बिन और फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लेटलेट्स को एंट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ये बेटा जो ये प्रोटीन्स है ना, फिब्रिन प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, ये ऐसा क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ भी साइड पे हमें चोट लगी है वहाँ पे। और यहाँ क्या आता है, जैसे ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जो आरबीसीज हैं या बाकी के ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी जो सेल और इस तरह का सामान है वो यहाँ इस जाली जैसे स्ट्रक्चर पे अटक जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि जो ब्लड की कोएगुलेशन के बाद आप ब्राउन स्ट्रक्चर देखते हो उस वुंड या इंजर्ड एरिया पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको लोकल में तो हम खुरंड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये चीज़ आप सर्च करेंगे और कल मेरे को बताएंगे। फिर आती है बात लिम्फ की। अब बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो पहली बात तो ब्लड का नाम आएगा, दूसरा नाम आता है लिम्फ का। लिम्फ हो सकता है कि आप लोग कुछ पहली बार सुन रहे हो इस नाम को। लिम्फ क्या है? लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये जब भी ब्लड वेसल्स में मूव करता है तो कुछ कैपिलरीज जो वो यूनिसेल थिक लेयर की हैं उनके थ्रू, उनमें पोर्स हो जाते हैं बेटा, और उनके थ्रू ब्लड में से थोड़ा सा ब्लड, प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन्स बाहर सीप कर जाते हैं बॉडी में। तो जो भी बॉडी के अंदर होलो कैविटीज़ है, चाहे वो टिश्यूज़ के बीच में चाहे ऑर्गन्स के बीच में, वहाँ क्या मौजूद है, वहाँ लिम्फ मौजूद है। अब ये लिम्फ काम क्या करता है, ये फैट, एब्जॉर्ब्ड फैट को और डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से और बाकी के पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाकर ड्रेन होता है, और जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में कहाँ से आ रहा है लिम्फ, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर यानी कि दो सेल्स के बीच की स्पेस से लिम्फ ड्रेन होता हुआ लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ रहा है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज से लार्ज लिम्फ वेसल्स में जा रहा है, जहाँ से वो फिर किस में चला जाएगा, वेन्स के अंदर चला जाएगा। तो लिम्फ हमेशा अपनी ड्रेनेज किस में करती हैं, कौन सी ब्लड वेसल में करेंगी, वेन्स के अंदर करेंगी। अब लिम्फ में और ब्लड में बेटा डिफरेंस क्या है, तो लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है और इसमें ब्लड के कंपैरिजन में कम अमाउंट में प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्या, कि ये जो भी एक्सेस फ्लूइड है हमारी सेल्स के बीच में उसको वापस से लिम्फ सिस्टम के थ्रू ब्लड के अंदर ड्रेन कर देता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड मौजूद है इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में, तो उसको लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर या वेन्स के अंदर ड्रेन कर देता है, डाल देता है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। एनिमल्स की हमने बात कर ली, ह्यूमन बींग्स की बात कर ली, अब बात आती है प्लांट्स की। बेटा प्लांट्स में आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर के अंदर जाइलम फ्लोएम नाम के 2 परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े हैं। जाइलम काम करता है पानी के कंडक्शन में और फ्लोएम काम करता है, देखो फैसे फ्लोएम, फैसे फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम। बचा क्या, जाइलम एंड वाटर, तो वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। अब ये जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम के अंदर 2 सेल्स हैं, 2 तरह की सेल्स हैं, जो कि है पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर सेल्स। पूरा बोलें तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स एंड जाइलम फाइबर सेल्स। और जो फ्लोएम है इसके अंदर है बेटा फ्लोएम सीव एलिमेंट, फ्लोएम परमानेंट, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। आपने 10th में ये 9th में पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं। कोकोनट हस्क में हमने इसका जिक्र किया था। तो बेटा अब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, क्लास 9th की बुक को कंसल्ट करते हुए जाइलम फ्लोएम का डायग्राम होना चाहिए आपके नोट्स के अंदर। आगे चलते हैं। तो बेटा जब वाटर कंडक्शन की बात आती है तो पानी हमें पता है कि रूट एब्जॉर्ब करती है, किसके थ्रू, रूट वाटर हेयर्स के थ्रू, किसके थ्रू, रूट वाटर हेयर्स के थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाने की कोशिश करता है। अब बेटा यहाँ से तो
यहाँ से तो रूट एयर के थ्रू रूट में एंट्री कर ली वाटर ने, लेकिन अब आगे कैसे चलेगा? तो बेटा जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फॉर्मूला है किसका? फोटोसिंथेसिस का। क्या है फॉर्मूला? 6CO2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल glucose plus 6 H2O molecules plus 6 O2 molecules are formed। तो बेटा जब ये नोटिस करोगे यहाँ 12 H2O है, यानी कि पानी के 12 मॉलिक्यूल हैं, और इधर भी मॉलिक्यूल हैं पानी के, लेकिन कितने हैं? 6 हैं। तो कितने यूटिलाइज हुए हैं? 6 मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है पानी के, इधर 12 डाले थे, तो कितने यूटिलाइज हुए? 6। तो बाकी का पानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटल पोर से बाहर निकलाता है पत्तों से, ठीक है। पानी का लॉस वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से क्या क्या लगेगा? कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन। और इसी वजह से जो है ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है पानी का वो अगले की स्पेस ले लेता है, और वो आगे वाला अपने से अगले की स्पेस ले लेता है। इस तरह करते करते पानी जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जताते हुए, दिखाते हुए रूट से शूट की तरफ एंट्री करता है या मूव करता है। अब बात आती है कि गटेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन और गटेशन एक तरह से सिनोनियम्स हैं। ट्रांसपिरेशन होता है किसी भी स्टेम की, किसी भी प्लांट की स्टोमेटा के अंदर, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, और गटेशन जो है वो लॉस है पानी का। कहाँ से? स्टेम से। स्टेम में क्या है मौजूद? कौन से पोर्स हैं? लेंटिकल्स। आई होप इतना क्लियर हुआ है आपको। फाइन। और जब खाने की बात आती है तो बेटा फ्लोएम काम करता है। खाना की ज़रूरत तो सभी को है ना। बन कहाँ रहा है? लीव्स के अंदर। स्टोर कहाँ होगा? सभी मेन पार्ट्स के अंदर। जितने भी पार्ट्स हैं सभी को खाना सप्लाई किया जाएगा। स्टोर फ्रूट्स और रूट्स की फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म आपको पता ही है। जैसे में आप जो है देखते हैं स्टेम के अंदर है ग्लूकोज स्टोर, जैसे कि शुगर केन। किसी में देखते हैं पोटैटो जैसे रूट, पोटैटो जैसे स्टेम, रूट्स फॉर एग्जांपल कैरेट। तो इस तरह से खाने की ज़रूरत तो बेटा ऊपर की तरफ वाले पोर्शन को भी और नीचे की तरफ वाले पोर्शन को भी। तो खाना कैसी डायरेक्शन शो करता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो शो करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जाइलम जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है, और जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करवाता है। ठीक है, यहाँ समझ आया? अच्छा, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है फ्लोएम के लिए कि फूड हमेशा स्टोरेज से सिंक की तरफ जाता है। फूड हमेशा स्टोरेज से सिंक की तरफ जाता है, कि जहाँ बन रहा है वहाँ से जहाँ ज़रूरत है, खाली है स्पेस, वहाँ की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे मैं आज की क्लास को ओवर करती हूँ। कल हम एक्सक्रीशन के बारे में जानेंगे, और ये चैप्टर कल मोस्ट प्रोबेबली हम पूरा कर लेंगे। आज आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इस चैप्टर के यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं काइंडली उनको अटेम्प्ट करें अपने नोटबुक्स में नोट्स के साथ। आप लोगों की नोटबुक्स आने वाले सैटरडे को चेक की जाएंगी। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन। थैंक यू।